नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं थी उनके विषय में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भाग 15 के तहत निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया है कि भारत में जो संवैधानिक पद हैं उन पर जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भारत में निर्वाचन कराया जाएगा वो लोकसभा में हो, राज्यसभा हो या फिर जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य तरीके के जो निर्वाचन होंगे तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, किस तरीके से भारत में निर्वाचन कराया जाएगा, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, किस तरीके से कोई पार्टी गठित कर सकता है। ये सारे जो प्रावधान है ये इसी भाग के तहत यहाँ किए गए हैं। तो हम देखते हैं जो अनुच्छेद 324 है ये कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार किसको दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मतलब भारत में निर्वाचन होता है उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग है जिसकी स्थापना कब की गई थी तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है। फिर अगला अक्टूबर 1993 से पहले यह एक सदस्यीय आयोग था। मतलब जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये 1993 से पहले एक सदस्यीय मतलब एक ही व्यक्ति इसमें सारा काम देखता था, जिसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके बहुसदस्यीय बना दिया है। तो 1993 के बाद से ये क्या है, 3 सदस्यीय आयोग बन गया है। इस अध्यादेश को संसद के बाद में कानून का रूप दे दिया। अब निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। तो 1993 तक क्या था, ये एक सदस्यीय था। 1993 से इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। पहले इसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आए, अध्यादेश के बाद में जिसे संसद ने कानून बना करके 3 सदस्यीय जो आयोग है उसका प्रारूप कर दिया है। तो अभी वर्तमान हम देखते हैं जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जिसमें कहा गया जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो इसमें कहा गया संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली को तैयार करना। मतलब जो संसद और राज्य विधानमंडल होते हैं उनके लिए निर्वाचन नामावली को तैयार करना कि कौन कौन से व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेंगे, मतलब मत देने का अधिकार किन किन व्यक्तियों को होगा, ये चीज़ें। और निर्वाचन नामावली कौन कौन से व्यक्ति खड़े होंगे, आचार संहिता क्या होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तैयार करने का काम। तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं पद के लिए उनका भी अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन कौन करता है, यही चुनाव आयोग ही करता है जो भारत का है। फिर अगला है संसद तथा राज्य विधान जो मंडल है के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति राज्यपाल को परामर्श देना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अयोग्यता से संबंधित कोई मुद्दा होगा उस पर हमने जब पढ़ाया था राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, तो क्या करते हैं ये चुनाव आयोग जो होता है उसकी सिफारिश पर जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। अगला है कि संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना। तो ये क्या करता है, जो निर्वाचन होते हैं उन निर्वाचन में क्या कोई गलती हो गई है, कोई गलत तरीके से तो नहीं होगा, तो इन आधार पर जो डिसीजन होता है वो क्या करता है, उसके लिए अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनका गठन कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर अगला कहा गया जो चुनाव आयोग को किसी स्थान को चुनाव को रद्द करने की शक्ति है। मतलब किसी स्थान पर चुनाव हुआ और निर्वाचन आयोग को ये लग रहा है कि उस चुनाव में धांधली हुई है, उस निर्वाचन में जो हुई है धांधली हुई, तो क्या है इस आधार पर वो चुनाव को रद्द कर सकता है। ये शक्ति किसको, भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। फिर कहा गया कि निर्वाचन की तारीख नियत निर्धारित करना किसका अधिकार है, तो ये सरकार का होता है। वो राज्य सरकार हो चाहे संघ सरकार हो, जैसा चुनाव होता है उस आधार पर अधिकार दिया गया है कि जब लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनकी जो घोषणा होगी ये राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब सरकार का अधिकार होता है, उसमें जो तारीख है तारीख घोषित करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन हाँ, कब चुनाव कराए जाएंगे इसकी परिस्थितियाँ अनुकूल है या नहीं ये डिसाइड कौन करेगा, भारत का चुनाव आयोग करेगा। जब ये अपनी रिपोर्ट देगा कि अब चुनाव कराया जाए तभी उसी के आधार पर अगली तारीख जो घोषित की जाएगी कि जब राष्ट्रपति कहेंगे या राज्यपाल कहेंगे कि अब चुनाव कराया जाए। अगला कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। राष्ट्रपति का निर्धारण जो होगा संसद की विधि के अधीन होगा। मतलब एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा अन्य उतने जो निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन के और अन्य उतने अधिकारी होंगे जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करें और जो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे वो संसद की विधि के अधीन होगा। विधि के अधीन मतलब ये है कि जहाँ तक संसद की शक्तियाँ हैं वहीं तक वो बता सकते हैं, अलग से कुछ नहीं करेंगे, ये सीधे सीधे कहा गया है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होगा ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा इसमें होगा। मान लो जैसे कोई व्यक्ति था इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसके आधार पर वो कार्यकाल रहेगा।
मतलब ये है कि वो 6 वर्ष तक अपने टेन्योर पर रहेंगे। उसमें अगर 65 वर्ष की उम्र उनकी पहले हो जाती है तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो 6 वर्ष के हो जाते हैं और 65 वर्ष के हो जाते हैं तब फिर वो रिटायर हो जाएंगे, ये चीज़ कही गई। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि से हटाया जाता है। तो ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इनको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने का जो प्रावधान किया गया है वो कैसे किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जैसे हटाया जाता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है उनको इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी भी वही भी प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने की है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है। तो हम देखते हैं कि इनकी जो न्यायिक एक तरीके देखें कि निर्वाचनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को दे देंगे। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के अपना पद रिक्त कर सकते हैं, ये तो सिंपल प्रावधान है। अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से तभी हटाया जाएगा जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करें। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको तो हटाने का प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के समान है। जो दो अन्य हैं न्यायाधीश जो निर्वाचन आयुक्त हैं, वो जो 2 हैं उनको हटाने के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हटाने की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। बाकी के जो 2 अन्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश क्या मतलब निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इसमें न्यायिक मतलब खास करके देखें, जो हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और जो 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी भी कहा गया कि अधिकार को बढ़ाने के लिए काफ़ी समय से मतलब इस पर बात चल रही है कि जब अगर किसी फैसले को लेना है तो उसमें तीनों की सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग में 3 मतलब मेन है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी। तो तीनों जब सहमत होते हैं या फिर 2 किसी एक पक्ष पर सहमत हो और तीसरा विपक्ष हो तभी फैसला लिया जा सकता है। तो कहा गया जब उनकी मत जो है किसी विषय पर बराबर का महत्व रखता है तो उनको हटाने की प्रक्रिया भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नहीं तो फिर ये होगा पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, या फिर लालच बस ऐसा काम कराया जा सकता है। तो ये चीज़ कही गई है। अगला देखते हैं 325 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, तो केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश या इनमें से किसी भी आधार पर भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश या इनमें से किसी भी आधार पर मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ अपवाद हैं वो अलग तरीके के हैं, लेकिन आपको मतलब आप किसी कास्ट के हो तो नहीं रोका जाएगा आपको वोट देने से, किसी धर्म के हो, किसी स्थान पर रहते हो, कि कैसी भी आपकी परिस्थिति हो, वोट देने का जो अधिकार है वो समान रूप से सभी को प्राप्त है अगर आप 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो। ये चीज़ कही गई है। अनुच्छेद 326 कहता है कि जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह वयस्क मताधिकार का हकदार होगा। मतलब आप 18 वर्ष की एज पूरी कर लेते हैं तो वैसे ही आप वोट दे सकते हैं, ये चीज़ कही गई है। अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार होगा, किंतु ऐसा व्यक्ति चित्त विकृति मतलब पागल या पागल तरीके के न हो, भ्रष्टाचारी या अन्य किसी अनैतिक आधार पर दोषी न ठहराए गए हों। तो मतलब आप पागल न हो, दूसरा है भ्रष्टाचार या अन्य किसी अनैतिक आधार पर अब दोषी न करार दिए गए हों, उस आधार पर आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो जेल में बंद होते हैं उनको वोट देने का अधिकार, वो अपने इस अधिकार का दावा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो दोषी ठहराए गए तो उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है, ये चीज़ कही गई है। लेकिन अगर आप जेल में बंद हैं और आपको 2 साल से कम की सज़ा दी गई तो आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, ये चीज़ है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो पहले भारत में जब संविधान लागू हुआ था उससे लेकर के 1989 तक जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में कहा गया कि इसको घटाया जाए, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखिए आप लोग। जो 61वां संविधान संशोधन है ये किससे है, तो जो मतदाता है उनकी आयु 21 से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अनुच्छेद 327 कहता है कि संसद विधि बनाकर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के क्षेत्र तथा निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विधि बना सकेगी। मतलब ये अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद चाहे तो संसद और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको घटा या बढ़ा सकती है। तो हम देखते हैं जनगणना जब होती है तो उसके आधार पर वो बदलते भी रहते हैं निर्वाचन क्षेत्र, वो इसी आधार पर संसद करती है। अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्यों के निर्वाचन संबंधी जो निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होगा। मतलब राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र आएंगे
खास करके नगर पालिकाओं वाले या स्थानीय जो निकाय होते हैं उनको डिसाइड करने का अधिकार किसको होगा? राज्य विधानमंडल होता है उसको अधिकार दिया गया। लेकिन राज्य विधानसभाओं से रिलेटेड या फिर लोकसभा से जो निर्वाचन क्षेत्र आते हैं उनको बनाने का अधिकार किसको होगा? वो भारत की संसद को होता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 329 जो है ये प्रावधान करता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय पर हस्तक्षेप, जो न्यायालयी मामले हैं उन पर हस्तक्षेप लगाई गई है। मतलब ये है कि न्यायालय जो है निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होंगे उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, सीधे सीधे ये कहा गया है। हम जब पंचायत वाला पढ़ रहे थे या नगर पालिका वाला पढ़ रहे थे तो वहाँ भी यही बताया था कि जब भी निर्वाचन संबंधी मामले होते हैं उनमें न्यायालय हस्तक्षेप इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर न्यायालय में मामला जाएगा तो हर जगह मामला चले जाएंगे और ऐसे बहुत से मामले सिर्फ चुनाव से ही रिलेटेड आ जाएंगे जिनको सुलझाना आसान नहीं होगा, मतलब जल्दी सुलझाना आसान नहीं होगा, तो फिर निर्वाचन में देरी हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर अब अगला जो है प्रावधान वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है भारत में हम भी देखते हैं। जो लोकसभा, जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ चुनाव किस तरीके से होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें सबका निशान बना होता है ऊपर से नीचे तक, सबसे लास्ट में नोटा का बटन होता है, तो वो वाली जो मशीन है उसी को ईवीएम कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब वोट देने की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इनको पहली बार 1982 में केरल में 1982 में पहली बार 50 निर्वाचन जो बूथ थे उन पर इसका प्रयोग किया गया था। 1999 में गोवा में पूरे चुनाव जो थे ईवीएम द्वारा कराए गए थे। 2004 में पहली बार जो संपूर्ण लोकसभा के चुनाव थे वो किससे? ईवीएम से कराए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं 2009 से विधानसभा तथा लोकसभा के सभी चुनाव जो है ईवीएम से कराए जा रहे हैं। तो 2009 से ईवीएम को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है सभी चुनाव में। तो ये क्वेश्चन पहले आए हैं, अब अभी भी आ सकते हैं, तो इनकी प्रासंगिकता तो रहती ही है। फिर अगला है वीवीपैट, ये इसको कहते हैं वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है इसको क्या है, तो ईवीएम है इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2013 में बनाया। 2014 में इसे कुछ बूथों पर प्रयोग किया गया था। तो जो वीवीपैट है इसको कहा गया है जो ईवीएम मशीन है उसकी विश्वसनीयता को बढ़ावा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जो पार्टी जीत जाती है वो तो खुश रहती है, जो नहीं जीते वो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई या ईवीएम से वोटें गलत पड़ गई। तो उसमें कहा गया कि वीवीपैट जो है वो एक तरीके की पर्ची निकलती है इसमें, और जैसे आप वोट देते हो वैसे एक पर्ची निकलती है, उसमें एक मतलब स्वतः मिटने वाली स्याही होती है, इसमें लिखा रहता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये जो दिखाने की प्रक्रिया होती है और ये बाद में संरक्षित भी रहती है। जब इस बार जैसे 2019 का चुनाव हुआ था तो करीब 5% जो मशीनें थे ईवीएम उनकी वीवीपैट करके उनका मिलान किया गया था कि सही है कि नहीं, ये चीज़ है। तो इसमें कहा गया कि चुनाव में और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए और जो विश्वसनीयता चुनाव की है उसको और बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया था। ये 2014 से लागू है, अब पूरे भारत में लागू हो गया है वीवीपैट। फिर अगला है कि 2000 मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जो है निर्वाचन आयोग ने 1993 में आरंभ किया था। तो जो 1993 में जो निर्वाचन आयोग थे, हम खास करके जो देखते हैं कि टीएन शेषन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे चुनाव को, मतलब एक तरीके से देखें जो पहले धांधली चलती थी, दो से ज़्यादा जगह जो चुनाव लड़ते थे लोग, उसको रोका गया। 1993 से कर दिया गया था कि चुनाव जो है एक व्यक्ति 2 जगह लड़ सकता है, 2 से जगह ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। पहले जो पहचान पत्र होता था जो वोट डालने वाला, उस पर फ़ोटो नहीं लगी होती, तो धीरे धीरे उसको क्या किया गया, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र बनाया गया कि जिससे लोग जिसका फ़ोटो है वही जा कर के वोट डाले, कोई भी उसके नाम पर ना डाल दे। अभी भी मतलब वो गलत तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा हो जाता है, लेकिन हाँ ये है कि उसके आने के बाद से बहुत ज़्यादा जो धांधली होती थी उस पर नकेल लगी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चुनाव संबंधी प्रावधान है वो किस तरीके से संविधान में किए गए हैं। अब इसमें कहा गया है यहाँ पर कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल उनका दर्जा किस तरीके से दिया जाता है। तो हम देखते हैं राज्य स्तरीय दल का दर्जा पाने के लिए किसी पार्टी को क्या होना चाहिए, तो किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा हो, मतलब इतनी में से किसी एक को अगर पूरा करता है तब वो राज्य स्तरीय दल बन सकता है। क्या क्या, तो कहा गया राज्य ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो, मतलब किसी राज्य में वो कम से कम 3 सीटें प्राप्त किया हो या 3% सीटें प्राप्त किया हो। फिर लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज की हो, तो लोकसभा की मतलब 25 सीटों में से 1 सीट दर्ज की हो। अगर ऐसा किया है, वैसे 545 सीटें हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में 545 में से कहा गया कि अगर 25 सीटें उसके राज्य में हैं तो वहाँ कम से कम 1 सीट जीती हो उसने। फिर राज्य में हुए लोकसभा चुनाव या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मत हैं, मतलब जितने टोटल मत पड़े उसका कितना 6% प्राप्त किया हो। अभी जैसे गोवा में हम देखते हैं, गोवा कह रहे हैं, गुजरात में चुनाव हुआ था, उसमें जो आम आदमी पार्टी थी इसको
सारी करीब 12% वोट मिली है, क्योंकि अब हम देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों में ये भी शामिल है। तो इसको सीट इसकी लगभग एक भी नहीं निकली, लेकिन इसको जो वोट परसेंटेज है वो करीब 12% मिला है। तो यही वाली कंडीशन थी, क्या है कि किसी पार्टी को जो राज्य की विधानसभा या लोकसभा में कितना 6% जो वैध मत प्राप्त हुआ हो, तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया कि एक लोकसभा की सीट जीते हो या फिर 2 विधानसभा की सीट जीती हो और क्या है 6% मत प्राप्त किया हो। फिर राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का कितना 8% प्राप्त किया। या तो उसने कुल जो हम देखते हैं या तो 6% के साथ था एक लोकसभा की सीट प्लस या एक 2 विधानसभा की सीट था और 6+ मत प्राप्त करना था। और एक दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर वो इतना ना कर रही है तो सिर्फ अगर 8% मत भी प्राप्त कर ले रही हो, कुल जो वैध मत पड़ रहा है तभी वो राजनीतिक दल है, राज्य स्तरीय दल के बराबर दर्जा पा जाएगा। अगला प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती है। तो इसमें कहा गया किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करता हो। पहली क्या है कंडीशन, उसमें कहा कि लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का कि है 2% यानी कि 11 सीटों पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग राज्यों से हों। मतलब ये है कि लोकसभा की कम से कम 2% सीटों पर जीत दर्ज की हो, यानी कि 11 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज करे। और ये जो 11 सीटें हैं वो कहाँ से होनी चाहिए, 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, कम से कम 3 अलग राज्यों से होनी चाहिए। मतलब एक ही राज्य में नहीं, 3 राज्यों में कम से कम उसे 11 सीटें प्राप्त करनी होगी। लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्य अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। तो उसको क्या है, अगर पहला क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पा रही तो क्या करे, जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में क्या करे, उसको कुल वैध मत का कितना 6% प्राप्त हो, या फिर इसके अतिरिक्त जो है 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त हों, मतलब 6% मत प्राप्त हो और 4 सीटें प्राप्त हो लोकसभा की। ठीक है। तीसरा है कि यदि कोई दल 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में प्राप्त हो मतलब दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो हम देखते हैं जो ये वाली पार्टी है, क्या नाम इसका, नेशनल पीपुल पार्टी है, ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, इस वजह से इसको राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी जो है इसने गुजरात में 8% से ज़्यादा मत प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि गोवा में सब इसने अपनी सीट जीती है, हर पंजाब में इसी की सरकार है, दिल्ली में इसी की सरकार है। तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है। उसके बाद में इसने 12% गुजरात में मत प्राप्त किए हैं। तो इस आधार पर अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गया। जो ये क्राइटेरिया है इनमें क्या है कि जैसे इसमें दिए गए 1, 2, 3, 4 क्राइटेरिया, तो 4 में से कोई एक पूरा करना चाहिए। इसी तरीके से जो मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ये 3 क्राइटेरिया दिए गए, तो 3 में से कोई एक क्राइटेरिया किसी पार्टी को पूरा करेगी तभी वो राज्य स्तरीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। और राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी है उसका दर्जा देने का अधिकार किसको दिया गया है, जो भारत का चुनाव आयोग है वही किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है। तो ये दर्जा हमेशा करीब 10 साल में चेंज भी होता रहता है। तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं भारत में जो राज्य स्तरीय मतलब राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां रह गई हैं वर्तमान में। कौन कौन सी, तो आम आदमी पार्टी इसी साल बनी है, स्थापना 2012 में हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में दिया गया इसको। और फिर उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी 2013 में बनी थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको 2019 में दिया गया था। फिर भारतीय जनता पार्टी जो है ये 1980 में बनी थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको 1980 से 84 के बीच मिल गया था। फिर अगला है स्थापना 1900 इसकी बहुजन समाज पार्टी, ये भी 1984 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको 2004 से प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें क्या है 1885 में स्थापित हुई थी, सबसे पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको 1968 से जून 1968 से प्राप्त है। मतलब जो सीटें जो हैं इसके बाद से क्योंकि 1952 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय राष्ट्रीय दल का जो पार्टियाँ थी बहुत कम थी, इस वजह से इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में 1968 से ज़्यादा मान्यता दी गई है। फिर अगला है कि ये कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यानी कि CPM जो मार्क्सवादी है इसको भी दर्जा दिया गया है। कौन सी, तो 1964 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 से इसको भी प्राप्त है। तो इस वर्तमान में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टियां जो हैं ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। बाकी जो भी पार्टी हैं वो सब राज्य स्तरीय पार्टियां हैं।
जो राज्य स्तरीय पार्टियाँ क्या होती हैं कि उनका जो चुनाव चिन्ह होता है उनके राज्य तक मान्य होता है, और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। बहुजन समाज पार्टी है, इसका हाथी है। असम में देखते हैं, असम गण परिषद है, उसका भी चुनाव निशान हाथी है। तो जिन दो को छोड़ करके इसका हाथी वाला जो चुनाव निशान है असम में छोड़ करके बाकी पूरे देश में हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव रहेगा निशान। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर यहीं तक था, और इसमें हमने क्या देखा, जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं इनको किस तरीके से संविधान में अपनाया गया है, और कैसे पार्टियों का गठन किया जाता है, कैसे चुनाव का प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो इसमें चुनाव जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसके अधिकारों की बात की गई थी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।